हेलो स्टूडेंट, मैं संजय चौहान, भूगोल का अध्यापक। आज हम बच्चों क्लास 8 का जो टॉपिक है भूमि, मृदा, जल, प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीव संसाधन, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। इसमें बच्चों हमने पिछले वीडियो के अंदर जल टॉपिक के बारे में पढ़ा, जिसमें जल की विशेषताएं, जल का निम्नीकरण के कारण, जल निम्नीकरण को कैसे रोका जा सकता है और जल हमारे लिए किस तरह महत्वपूर्ण है, इन सब बातों पर ध्यान और महत्वपूर्ण बिंदु का अध्ययन किया था। आज हम बच्चों ले रहे हैं प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन संसाधन से संबंधित टॉपिक, जिसमें हम प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीव संसाधन उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो इसमें बच्चों सबसे पहले हम बिंदु लेते हैं जैव मंडल। क्या लेते हैं? जैव मंडल। ऐसे तो अपन इसे जीवों का मंडल कहते हैं। क्या कहते हैं? जीवों का मंडल, क्योंकि चाहे पृथ्वी के ऊपर हो, चाहे वायु के अंदर हो, चाहे जल के अंदर हो, सभी जगह जीवन पाया जाता है और इस सभी के सम्मिलित रूप को हम क्या कहते हैं? जैव मंडल। जैसे इसकी परिभाषा क्या लिखी हुई है? प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन केवल स्थल मंडल, जल मंडल और वायुमंडल के बीच जुड़े हुए एक संकरित क्षेत्र में ही पाए जाते हैं। देखो, चाहे प्राकृतिक वनस्पति हो, चाहे वन्य जीवन हो, वो केवल स्थल मंडल, जल मंडल और वायुमंडल के बीच आपस में जुड़े हुए जो एक पट्टी है, जो संकरी, उसके बीच में देखने को मिलता है, उसी को हम क्या कहते हैं? जैव मंडल। और साफ भाषा में कहा है जाए तो स्थल मंडल, जल मंडल और वायुमंडल के अंदर प्राकृतिक वनस्पति और जीवों का सम्मिलित रूप है, उसी को अपन क्या कहेंगे? जैव मंडल। अब यदि बच्चों दूसरा बिंदु बना है पारितंत्र, इकोसिस्टम। इसमें क्या है कि जीव मंडल के सभी जीवित जातियां और जीवित रहने के लिए एक दूसरे से परस्पर संबंधित है। देखो, जीव मंडल में सभी जीव हैं, वो जीवित रहने के लिए एक दूसरे पर क्या होते हैं? निर्भर होते हैं। आपने फूड चेन पढ़ाई होगा बच्चों, खाद्य श्रृंखला, जिसमें घास को कौन खाता है? हिरण। हिरण को कौन खाता है? शेर। या फिर अपन कह सकते हैं घास को कौन खाता है? अपन बकरी। बकरी को कौन खाता है? भेड़िया। भेड़िया को कौन खाता है? शेर। ये क्या होते हैं? सभी जीव अपने आप को जीवित रखने के लिए दूसरे पर क्या होते हैं? निर्भर होते हैं। तो इसमें भी जीव मंडल के सभी जीवित जाति जीवित रहने के लिए एक दूसरे पर परस्पर संबंधित हैं और निर्भर भी रहती है। इस जीवन आधारित तंत्र को हम क्या कहते हैं? पारितंत्र। और इस तरह जीव एक दूसरे पर निर्भर रहते हुए जीवित रहते हैं, उस तंत्र को हम क्या कहते हैं? पारितंत्र। अब हमारा जो टॉपिक है बच्चों, वनस्पति के लाभ या फिर वनों से लाभ, दोनों का उत्तर क्या होगा? सेम होगा। चाहे सवाल आ जाए वनों से क्या लाभ है या वनस्पति से क्या लाभ है, उत्तर क्या होगा? सेम होगा। सबसे पहला बिंदु यह, पौधे से हमें इमारती लकड़ी प्राप्त होती है। पौधे से हमें क्या होती है? इमारती लकड़ी, जिससे हम फर्नीचर बना सकते हैं। जैसे अपन बेड है, कुर्सी है, टेबल है, अलमीरा है, या तक कि भवन निर्माण में, इन सभी कार्यों के अंदर हम लकड़ी का प्रयोग कर सकते हैं। अगला बिंदु, वनस्पति छोटे बड़े जीवों को आश्रय देते हैं। आपको पता ही है, पेड़ पौधे हमें छोटे बड़े जीवों को क्या देते हैं? आश्रय, मतलब रहने का स्थान प्रदान करते हैं। आपको पता ही है, चिड़िया होती है, घोंसला कहाँ डालती है? पेड़ों के ऊपर। चूहा कहाँ रहता है? पेड़ों की जड़ों के अंदर। और इसके अलावा बहुत सारे जीव होते हैं जो पेड़ों के तनों के अंदर रहते हैं, और यहाँ तक कि बहुत सारे ऐसे जीव बड़े भी होते हैं जो पेड़ों की छांव के अंदर नीचे निवास करते हैं। इस तरह अपन देखते हैं तो बहुत सारे जीवों का आश्रय स्थल देने वाला जो क्षेत्र है वो कौन है? वनस्पति या वन है। वनस्पति से हमें ऑक्सीजन देती है। वनस्पति हमें क्या देती है? ऑक्सीजन, जीवनदायिनी गैस। आपको पता ही है, जिस क्षेत्र में जितने ज्यादा वन होंगे उन क्षेत्रों में ऑक्सीजन की मात्रा उतनी ज्यादा होती है, और जितने कम वन होते हैं ऑक्सीजन की मात्रा उतनी क्या होती है? कम होती है। आपको मालूम है बच्चों कि किसी भी क्षेत्र पर लगभग 33% वन होना जरूरी है। यह वन नीति 1952 में कहा गया है। लेकिन सभी जगहों पर समान 33% वन नहीं पाए जाते हैं, कहीं पर कम पाए जाते हैं, कहीं पर क्या पाए जाते हैं? अधिक पाए जाते हैं, जिससे हम सांस लेते हैं। और ऑक्सीजन है तो अपन सांस ले पाते हैं। यदि ऑक्सीजन की मात्रा कम हो पाई तो हम सांस भी नहीं ले पाएंगे और हमारा दम घुट जाएगा और हम मृत्यु के काल में चले जाएंगे। अगला बिंदु, फसलों को उगाने के लिए आवश्यक मृदा की सुरक्षा करते हैं। और वनस्पति होती है वो फसल को उगाने के लिए जो हमारी मिट्टी है उनकी क्या करती है? सुरक्षा करती है।
मिट्टी से सुरक्षा कैसे करती हैं बच्चों? इसमें पहला पॉइंट तो ये है कि पेड़ पौधे की टहनियाँ और पत्तियां जब इन मिट्टी के अंदर गिरती हैं तो जैविक तत्वों को बढ़ाती है, इस तरह सुरक्षा करती है। दूसरा पॉइंट ये है कि पेड़ों की जो जड़ें होती है इन मिट्टी को पकड़े रखती है, जिससे इसका अपरदन नहीं होने देती है। इस दो प्रक्रिया के माध्यम से वनस्पति हमारी मिट्टी की क्या करती है, फसलों के लिए रक्षा करती है। अगला बिंदु, वनस्पति रक्षक मेखला बनाने में भी सहायता करती है, और वनस्पति हैं पेड़ों की रक्षक मेखला बनाने में सहायता करती है। जिन क्षेत्रों में तेज हवाएं चलती है और हवा के कारण मिट्टी का क्या होता है, अपरदन होता है, तो उन क्षेत्रों में लोग क्या करते हैं, पेड़ों की रक्षक मेखला मतलब पेड़ों को एक कतार में लगाकर वायु के प्रवाह को रोकने के लिए रक्षक मेखला का निर्माण करते हैं, जिससे मिट्टी का कटाव कम हो जाता है और हमारे वनस्पति उस उपजाऊ मिट्टी की क्या करती है, रक्षा करती है। अगला बिंदु देखें बच्चों, वनस्पति भूमिगत जल संग्रहण में सहायता करती है, और वनस्पति होती है भूमि के अंदर जल संग्रहण करने में क्या करती है, सहायता। क्योंकि वनस्पति होगी, जहाँ वर्षा अधिक होगी तो जल स्तर जमीन के अंदर अधिक जाएगा, तो हमें वर्षा का जल संग्रहण में भी क्या करती है, सहायता करती है। नेक्स्ट बिंदु को लेते हैं बच्चों, वनस्पति से हमें फल, लेटेक्स, तारपीन का तेल, गोंद, औषधि पौधे और कागज प्राप्त है। और वैसे तो वनस्पति से बहुत सारे लाभ हैं और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो जीवन में हमारे काम आने वाली होती है, वो हमें वनस्पति से मिलती है। तो इसमें और भी जैसे एक महत्वपूर्ण दिए हुए टॉपिक है, जैसे फल है, लेटेक्स है, तारपीन का तेल है, गोंद है, औषधि पौधे हैं और कागज बनाने के लिए जो लकड़ी है, वो सब हमें कहाँ से मिलती है बच्चों, वनों से मिलती है। इसके अलावा बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हमें वनों से प्राप्त होती है। जैसे एग्जाम्पल के रूप में हमें पढ़ने के लिए पेंसिल चाहिए, तो उसके अंदर जो लेड के ऊपर जो लकड़ी का कवच लगा होता है, वो भी हमें कहाँ से मिलता है, वनों से मिलता है। और आप जो कागज हैं प्रयोग करते हो, जिस पर आप लिखते हो बच्चों, वो भी हमें कहाँ से मिलता है, वनों से ही मिलता है। जहाँ पर आप बेंच हैं, आप बेंचों के ऊपर जो बैठे हो, वो भी बच्चों किसकी बनी होती है, लकड़ी की, और लकड़ी हमें कहाँ से मिलती है, वनों से मिलती है। या तक कि बच्चों आपने देखा होगा कि अपन बहुत सारे ऐसे फ्रूट्स हैं, केले हैं, आम हैं, बरगद, या फिर अपन और भी बहुत सारे सेब हैं, या फिर चीकू हैं, अनानास हैं, इसके अलावा बहुत सारे ऐसे फल हैं, वो सारे हमें कहाँ से मिलते हैं, वनों से ही मिलते हैं। अब अपन पढ़ते हैं विश्व वनस्पति का वर्गीकरण। विश्व वनस्पति को मुख्य रूप से 4 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया बच्चों, 4। पहला है वन, दूसरा है घास स्थल, तीसरा है गुल्म और चौथा है टुंड्रा। इस तरह 4 भागों में बांटा गया। तो हमारा जो पहला पॉइंट है वो है वन। कौन सा है, वन। और आपको पता ही है राष्ट्रीय वन नीति, राष्ट्रीय वन नीति कब लागू हुई बच्चों, 1952। राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार कितने परसेंट वन होना चाहिए, 33%। कितने परसेंट होना चाहिए, 33%। और अभी अपन देखते हैं तो भारत के अंदर बहुत ही कम, लगभग 23% वन पाए गए। कितने परसेंट है, 23% भारत के अंदर क्या है, वन है। भारत में और कितना परसेंट है, सिर्फ 23% है, जबकि होने कितने चाहिए, 33% होने चाहिए। ये भी लगभग है 25 पॉइंट समथिंग है कुछ, लेकिन 23% मैंने पूरा आंकड़ा बताया। और आपको इसके अलावा वन संरक्षण नीति भी लागू हुई, और इसके अलावा वन संशोधन नीति भी है, और टाइगर एक्ट भी है, एलिफेंट एक्ट भी है। ये सब किसके लिए बनाए गए, पेड़ जीवों की रक्षा और वनों की सुरक्षा के लिए बनाए गए हैं। तो वन टॉपिक है, भारी वर्षा वाले क्षेत्रों में विशाल वृक्ष उग जाते हैं। जहाँ वर्षा ज्यादा होती है वहां पर बड़े बड़े वृक्ष होते हैं, जहाँ वर्षा कम होती है उसकी तुलना में तो वहां पर वृक्ष भी क्या होते हैं, छोटे होते हैं। इस प्रकार वन प्रचुर जल आपूर्ति वाले क्षेत्रों में ही पाए जाते हैं। और इस प्रकार के जो वन होते हैं, जो बड़े बड़े वृक्षों वाले, वो जहाँ जल आसानी से या बड़ी मात्रा में पाए जाते हैं वहीं पर पाए जाते हैं, बाकी किसी क्षेत्र में नहीं पाए जाते हैं। आपको पता ही है भूमध्य रेखा के आसपास के जो क्षेत्र होते हैं वो घने वनों से घिरे होते हैं, क्योंकि वहाँ पर हर दिन दोपहर के बाद गर्जना के साथ क्या होती है, बारिश होती है, जिसके कारण यहाँ पर घने सदाबहार वन पाए जाते हैं। जैसे जैसे आर्द्रता कम होती जाती है वैसे वैसे वृक्षों का आकार, उनकी सघनता भी कम होता है। और जैसे जैसे आर्द्रता या वर्षा की मात्रा कम होती जाएगी, पेड़ों की ऊंचाई या आकार या सघनता दोनों क्या होती जाएगी बच्चों, कम होती जाएगी। क्यों, क्योंकि जल कम मिलने के कारण उसकी ऊंचाई और सघनता क्या हो जाती है, कम हो जाती है। अब बच्चों दूसरा बिंदु पर लेते हैं घास स्थल।
सामान्य वर्षा वाले क्षेत्रों में छोटे आकार वाले वृक्ष और घास उगती है। देखो जहाँ पर सामान्य वर्षा होती है वहाँ पर वृक्ष भी छोटे होते हैं और क्या उगती है, घास उगती है। इससे घास स्थलों का निर्माण होता है और इससे क्या होता है, घास के स्थलों का या मैदानों का निर्माण होता है। जैसे अपन देखते हैं विश्व के अंदर बहुत सारे ऐसे घास के मैदान हैं, जैसे उत्तरी अमेरिका में पेरिस, दक्षिणी अमेरिका में पंपाज, यूरेशिया में स्टेपीज, ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स, अफ्रीका में वेडल्स। ये सब क्या है बच्चों, घास के मैदान हैं, जहाँ घास के विशाल मैदान पाए जाते हैं, जहाँ पशुपालन प्रक्रिया अपनाई जाती है। ठीक है बच्चों, ये हमारे घास के मैदान। अगला जो बिंदु है हमारा वो है गुल्म। कम वर्षा वाले शुष्क प्रदेशों में कटीली झाड़ियों एवं गुल्म उगते हैं, और जहाँ वर्षा कम होती है उन छाया क्षेत्रों के अंदर कौन सी, कटीली झाड़ियां और गुल्म उगते हैं। देखो कहीं पर जहाँ कम वर्षा होती है वहां पर कटीली झाड़ी के साथ साथ मरुबिद वनस्पति उगती है, जिसमें पत्तियां कम और कांटे ज्यादा होते हैं, और तना क्या होता है, बहुत ही मोटा होता है। क्या होता है बच्चों, तना बहुत ही क्या होता है, मोटा। उसका क्या कारण है बच्चों, क्योंकि इन प्रदेशों के अंदर सूर्य का प्रकाश बहुत ही क्या होता है, तेज होता है, और जब इन पत्तियों के ऊपर और तने के ऊपर गिरता है तो बहुत अधिक मात्रा में जल का वाष्प बनकर उड़ जाता है। यदि इनकी पत्तियां कम और कांटे ज्यादा होंगे और तना मोटा होगा, उसके ऊपर छाल मोटी होगी, तो उससे वाष्प उत्सर्जन की जो प्रक्रिया होती है और या जल का वाष्प बनकर उड़ने की जो प्रक्रिया होती है बच्चों, वो बहुत ही कम देखने को मिलती है। इसलिए इन प्रदेशों के जो वन होते हैं वो कम या छोटी पत्ती वाले और कंटीले होते हैं। इस प्रकार के क्षेत्रों में पौधे की जड़ें गहरी होती है, और जो गुल्म क्षेत्रों के जो पौधे होते हैं उनकी जड़ें क्या होती है, गहरी होती है। उसका क्या कारण है बच्चों, कि इन प्रदेशों के अंदर जो पौधे होते हैं उनकी जड़ें गहरी होने का सबसे बड़ा कारण जल स्तर का बहुत नीचे गिरना है, क्योंकि यहाँ पर वर्षा की मात्रा कम होने के कारण दिन प्रतिदिन जल का स्तर क्या हो रहा है, नीचे जा रहा है, और जल स्तर नीचे जाने के कारण इन पौधे की जो जड़ें हैं दिन प्रतिदिन क्या हो रही, गहरी होती जा रही है और नीचे जल स्रोत प्राप्त करने के लिए जा रही है, इसलिए बहुत ज्यादा क्या हो जाती है, गहरी हो जाती है। वाष्प उत्सर्जन से होने वाली आर्द्रता की हानि को घटाने के लिए इन पेड़ों की पत्तियां कांटेदार और मोम की सतह वाली होती है। देखो वाष्प उत्सर्जन मतलब पौधे की पत्तियों से जो जल वाष्प बनता है वो प्रक्रिया को कम करने या घटाने के लिए सबसे बड़ी क्रियाएं क्या होती है इसमें, कि इसकी पत्तियां कैसे होती है, कांटेदार होती है। कैसे होती है, कांटेदार। आपने कैक्टस देखा ही होगा, उन कैक्टस के चारों तरफ हरा तो होता है, चारों तरफ क्या होते हैं, कांटे होते हैं, और पत्तियां बहुत ही छोटी छोटी होती हैं। तो उसी प्रकार इनकी पत्तियां छोटी और कांटेदार होते हैं, और उनकी पत्तियों के ऊपर क्या होता है, मोम की सतह वाली होती है, मतलब उसके ऊपर मुखपल की तरह बहुत ही सॉफ्ट परत होती है, जिससे जल का वाष्प बनने की उड़ने की जो प्रक्रिया होती है वो होती क्या हो जाती है, धीमी हो जाती है। क्या आ जाती है, धीमी हो जाती है। अब है वाष्प उत्सर्जन की प्रक्रिया। पेड़ पौधे की पत्तियों के द्वारा जल का वाष्प बनकर उड़ने की जो प्रक्रिया है उसे वाष्प उत्सर्जन प्रक्रिया के नाम से जानते हैं। और एक होती है वाष्पीकरण, तो जल का वाष्प बनकर उड़ने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, वाष्पीकरण। वाष्प उत्सर्जन की यदि परिभाषा पूछे बच्चों तो सीधे से लिखना है, पेड़ पौधे की पत्तियों के द्वारा, पेड़ पौधे की पत्तियों के द्वारा जल का वाष्प बनकर उड़ना वाष्प उत्सर्जन कहलाता है।
एक होता है वाष्पीकरण बच्चों, क्या होता है वाष्पीकरण। तो वाष्पीकरण की परिभाषा है जल का वाष्प के रूप में बनना, क्या कहलाता है वाष्पीकरण। ठीक है बच्चों, अब हमारा है टुंड्रा। क्या है टुंड्रा? देखो बर्फीले क्षेत्रों और ऊंचे पहाड़ी क्षेत्रों के अंदर पाई जाने वाली जो वनस्पति होती है वो क्या होती है टुंड्रा वनस्पति। क्या होती है बच्चों टुंड्रा, क्योंकि वहां पर जो पौधे होते हैं वो अधिकतर शंकुआ आकार के होते हैं और कम ऊंचाई वाले होते हैं। कैसा होता है कम ऊंचाई वाला होता है। शीत ध्रुवीय प्रदेशों में, शीत ध्रुवीय प्रदेश कौन से? उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव है, जैसे आर्कटिक प्रदेश है, अंटार्कटिक प्रदेश है या ग्रीनलैंड है, ये साइबेरिया का क्षेत्र है, उन सभी क्षेत्रों में इसी प्रकार की टुंड्रा वनस्पति पाई जाती है। शीत ध्रुवीय प्रदेशों की टुंड्रा वनस्पति में मॉस और लाइकेन सम्मिलित किए जाते हैं। और शीत ध्रुवीय प्रदेश की जो मुख्य जो टुंड्रा वनस्पति है वो उसमें से कौन सी है? मॉस और लाइकेन है। कौन सी है? मॉस और लाइकेन। ठीक है बच्चों, अब हमारा अगला टॉपिक है वन्य जीवन व प्राकृतिक वनस्पति कम होने के कारण। देखो वन्य जीवन और प्राकृतिक वनस्पति कम होने के जो कारण है कौन से हैं? ऐसी कौन सी प्रवृत्ति है जिसके कारण इनकी संख्या दिन प्रतिदिन क्या हो रही है? कम हो रही है। पहला, जलवायु में परिवर्तन और मानव हस्तक्षेप के कारण पौधे और जंतु के प्राकृतिक आवास क्या हो रहे हैं? नष्ट हो रहे। आज आपको पता ही है जलवायु में दिन प्रतिदिन परिवर्तन आ रहा है। क्या आ रहा है? जलवायु में दिन प्रतिदिन परिवर्तन आ रहा है और जलवायु परिवर्तन होने के कारण वनस्पति और जीवों को सीधा असर देखने को मिलता है। और साथ ही मनुष्य हस्तक्षेप के कारण प्राकृतिक जो इनके आवास है जीवों के लिए रहने के लिए या वन है उनको क्या किया जा रहा है? नष्ट किया जा रहा है। जैसे मनुष्य अपनी आवश्यकता की पूर्ति करने के लिए या अपने निवास स्थान को बढ़ाने के लिए जंगलों को काट कर वहां पर कृषि क्रिया कर रहा है या भवन निर्माण क्रिया कर रहा है या औद्योगिक क्रिया कर रहा है, जिससे वह रहने वाले जीवों का क्या होता है बच्चों? आश्रय स्थल क्या हो जाता है? समाप्त हो जाता है और उनके रहने के लिए जगह नहीं रह पाती। तो ये मनुष्य हस्तक्षेप के कारण भी होता है। प्राकृतिक वनस्पति का वनोन्मूलन करना, जो प्राकृतिक वनस्पति है उनका क्या हो जाता है? वनोन्मूलन। वनोन्मूलन का वनों की कटाई। तो इसमें यदि पूछे वनोन्मूलन क्या है तो सीधा लिखना वनों की कटाई की प्रक्रिया क्या कहलाती है? वन उन्मूलन कहलाती है। देखो वन उन्मूलन के दौरान बहुत क्षेत्र में वनों को क्या कर लेते हैं? काट लिए जाते हैं लकड़ी की प्राप्ति के लिए तथा विभिन्न प्रकार के पौधों को काट कर उसे महत्वपूर्ण आवश्यक तत्व उसे प्राप्त कर लेते हैं, जिससे वनों की संख्या में क्या आ जाती है? कमी आ जाती है, जिससे उन क्षेत्रों में रहने वाले जो जीव हैं जो उन वनों में रहते हैं उनकी धीरे धीरे मृत्यु हो जाती है और उनकी संख्या क्या हो जाती है? कम हो जाती है। अगला बिंदु, वनों की लकड़ी का प्रयोग निर्माण कार्य के लिए करना। और वनों की जो लकड़ी होती है उनको का प्रयोग है वो भवन निर्माण के लिए, रेल की पटरियों में स्लीपर के लिए, इसके अलावा फर्नीचर के रूप में तथा अन्य बहुत सारी ऐसी गतिविधियां हैं जिसमें लकड़ी का प्रयोग होता है उसके अंदर किया जाता है, जिससे वनों की जो अंधाधुंध क्या हो रही? कटाई हो रही। अंधाधुंध कटाई होने से वहाँ के पेड़ों की संख्या में कमी हो रही है और साथ के साथ जो उनमें रहने वाले जो जीव जंतु हैं जहाँ से उनको भोजन प्राप्त होता था, जो वनों की कटाई के बाद उनको नहीं मिलने से उनकी मृत्यु भी हो जाती है। और आपको पता ही है वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम कब बना था? 1986। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1986 में लागू हुआ था, जिसके अंदर वन एवं वन्य जीव को अनुपयोग या किसी प्रकार से नुकसान पहुंचाना कानूनन क्या है? अपराध है। कानूनन अपराध है। और उसके बाद उन्होंने वनों को 3 भागों में बांटा, रक्षित, आरक्षित और अवर्गीकृत। रक्षित, आरक्षित और अवर्गीकृत रूप से इन 3 वनों को बांटा गया, जिसमें अलग अलग प्रकार की सुविधा दी गई कि किस प्रकार के वनों को काटा जा सकता है और नहीं काटा जा सकता। दावानल की प्रक्रिया के कारण, दावानल की प्रक्रिया के कारण में क्या होते हैं? बड़े बड़े क्षेत्र के होते हैं जो वनों के आग लग जाती है। वर्तमान के अंदर आपने सुना ही होगा
कैलिफोर्निया के अंदर, ऑस्ट्रेलिया के अंदर जो वनों के अंदर लगी आग थी, जिससे वहाँ के लाखों जीव और वनस्पति को क्या पहुंच गया, नुकसान पहुंच गया और उनकी संख्या में क्या आ गई, कमी आ गई। अब यदि आप पूछे दावानल क्या है, दावानल क्या है, तो सीधे याद रखें, वनों में लगने वाली आग को क्या कहते हैं बच्चों, दावानल। याद रखना, वनों में लगने वाली आग को क्या कहा जाता है, दावानल। ठीक है बच्चों। पहाड़ी क्षेत्रों में भूस्खलन के कारण, जब पहाड़ी क्षेत्रों के अंदर जो वन होते हैं वो भूस्खलन के दौरान क्या हो जाता है, नष्ट हो जाते हैं, और उसके साथ में रहने वाले जीव भी क्या हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। यदि आपसे पूछा जाए भूस्खलन क्या है, तो इसका जो मैंने एक अलग से वीडियो भी बनाया था पार्ट 2 के अंदर, वो भी देख सकते हो, या फिर आपको मैं भूस्खलन की सीधी परिभाषा बता देता हूँ बच्चों। जैसे किसी क्षेत्र के अंदर चट्टानों का अपने मूल स्थान पर ही टूटकर बिखरने की जो प्रक्रिया होती है उसे भूस्खलन कहते हैं। कि वापस में एक बार रिपीट कर रहा हूँ बच्चों, किसी क्षेत्र में अपने मूल स्थान पर ही चट्टानों को टूटकर बिखरने की जो प्रक्रिया होती है उसे अपन क्या कहते हैं, भूस्खलन कहते हैं। अगला जो बिंदु देते हैं, लोगों के द्वारा अनाधिकार शिकार करने की प्रवृत्ति से कुछ खास प्रजातियों की संख्या में तेजी से कमी आई है। देखो, कुछ लोग ऐसे होते हैं वो एंजॉय करने के लिए या मनोरंजन करने के लिए उन जीवों को क्या कर लेते हैं, शिकार कर लेते हैं, और जब वो जीवों का जो महत्वपूर्ण जीवों का शिकार कर लिया जाता है तो धीरे धीरे उन जीवों की संख्याओं में क्या आ जाती है, कमी। तो लोग अपनी स्वार्थ के लिए, लोग अपने एंजॉय के लिए, अपने भरण पोषण के लिए जो बेजुबान जानवर है उनको क्या करते हैं, शिकार करते हैं। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि जब वनों नीति कब बनी, वन जीव संरक्षण क्या है, तो ये सभी जो टॉपिक हैं वो इसी से रिलेटेड है। यदि पूछ लें वन नीति क्या, वन नीति कब बनी, तो वन नीति बनी थी 1952 में। कब बनी थी बच्चों, 1952 में। और इस वन नीति के अनुसार ये कहा गया था कि बच्चों कि किसी भी क्षेत्र में 33% वन होने चाहिए और जीव के ऊपर अवैध जो शिकार हो रहे हैं उसके ऊपर प्रतिबंध लगना चाहिए। ठीक है। वन नीति के अनुसार ही बाद में 1972 के अंदर, 1972 के अंदर टाइगर एक्ट लगा था। कौन सा, टाइगर एक्ट, मतलब जीवों के जो शहर था उसकी रक्षा के लिए टाइगर एक्ट बनाया गया कि इसमें इस प्रकार जो हमारा टाइगर को यदि कोई अवैध रूप से मारता है या किसी प्रकार से इसको शिकार करता है तो उसे कानूनी रूप से सजा दी जाएगी। फिर 1993 के अंदर एलिफेंट एक्ट बना। 1993 के अंदर कौन सा बना, एलिफेंट एक्ट बना, जिसमें साथियों की रक्षा के लिए यह नियम बनाया गया। फिर बाद में 1986 के अंदर वन नीति का संशोधन किया गया, जिसे वन एवं संरक्षण नीति के नाम से भी जाना गया था। तो ये सब जीवों की सुरक्षा के लिए बनाया गया। अगला बिंदु देखते हैं, पशु की खाल, चमड़ा, नाखून, दांत और पंखों के साथ सींगों का भी एकत्रीकरण और गैर कानूनी व्यापार के लिए जंतुओं का अनाधिकार शिकार किया गया। देखो, पशु की खाल के लिए, चमड़ा के लिए, दांतों के लिए, सींगों के लिए इन जीवों को क्या कर रहा है, अनाधिकार रूप से क्या किया जा रहा है, शिकार किया जा रहा है और उसे मृत्यु के घाट उतारा जा रहा है। इस प्रकार के अवैध व्यापार को रोकने के लिए भी सरकार ने वन्य जीव संरक्षण नीति का अनुमोदन किया था और वन संरक्षण अधिनियम 1972 में बना 5 जून 1972, जो वनों की संरक्षण के लिए 1972 के अंदर बनाया गया था। वन संरक्षण अधिनियम कब बना था, 5 जून 1972। इसलिए 5 जून को प्रति वर्ष पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। 5 जून को प्रति वर्ष क्या मनाया जाता है बच्चों, पर्यावरण दिवस। यदि आपसे पूछे पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, 5 जून को याद रखना। और वन नीति कब लागू हुई थी, 1952। टाइगर एक्ट कब बना था, 1972 और एलिफेंट एक्ट कब बना था, 1993। अब हमारा जो टॉपिक है वो वन्य जीवन एवं प्राकृतिक संसाधन का संरक्षण के उपाय। पिछले टॉपिक में हमने देखा इनकी संख्या क्या कम होने के क्या कारण है, और अब हम इसको संख्या तो कम हो गई या हो रही है, लेकिन इसको कैसे इन संख्या को कम होने से बचाया जा सकता है, इन जीवों को जीवन कैसे बच सकता है, इन सभी तरीकों को अपनाने के लिए हम वन्य जीवन और प्राकृतिक संसाधन संरक्षण के उपाय टॉपिक का अध्ययन करते हैं। जीवों के शिकार के प्रति लोगों में संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाकर, यदि जीवों का जो शिकार हो रहा है उनका हम बचाव कैसे कर सके,
इनके प्रति लोगों में क्या फैलाई जाए, जागरूकता फैलाई जाए। लोगों को बताया जाए कि जीव हमारे जीवन का किस प्रकार अंग है, हमारे जीवन का किस प्रकार का आधार है। आपको मालूम ही है कि इन्हीं जीवों से हमारी दिनचर्या चलती है, खाद्य पूर्ति होती है, यहाँ तक कि हमारा जीवन का आधार प्रदान करती है। क्योंकि आपको मालूम ही है खाद्य श्रृंखला में इन जीवों का बड़ा योगदान होता है। यदि एक ही जीव की कड़ी खत्म होती है तो आने वाली जो पिछली सारी जो कड़ियां हैं वो सारी की सारी समाप्त हो जाती। एग्जाम्पल के रूप में यदि मैं बताता हूँ कि घास को कौन खाता है, बकरी, बकरी को कौन खाता है, भेड़िया, भेड़ियों को कौन खाता है, हिरन, और हिरन का कौन खा जाता है, जैसे कि कीड़े मकोड़े। तो यदि अपन मान लो हिरन की समाप्ति हो गई या बकरी की समाप्ति हो गई तो ऑटोमेटिक भेड़िया, शेर और अन्य जो जीव है वो क्या हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे। और साथ में हमारा जो जीवन है इनसे जो जुड़ा हुआ है वो भी क्या हो जाएगा बच्चों, समाप्त हो जाएगा। अगला बिंदु देखते हैं, राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीवन जीव अभ्यारण्य, जैवमंडल निश्चय और हमारी प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन को सुरक्षित रखने के लिए बनाए जाते हैं। आपको पता ही है जीवों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए विभिन्न प्रकार के आश्रय स्थलों का निर्माण किया गया है, जिसमें जीवों को शिकार करना या उनको नुकसान पहुंचाना कानूनन रूप से अपराध घोषित किया जाता है और उस पर कोई प्रकार का नुकसान ना हो, इसलिए राष्ट्रीय उद्यान बनाए गए, वन्य जीव अभ्यारण्य बनाए गए और जैवमंडल निश्चय बनाए गए, जिससे हमारी प्राकृतिक वनस्पति और जीव क्या हो सके, सुरक्षित हो सके। और आपको पता ही है राजस्थान के अंदर 4 राष्ट्रीय उद्यान है। राजस्थान के अंदर कितने राष्ट्रीय उद्यान है, 4 राष्ट्रीय उद्यान है और बहुत सारे छोटे बड़े वन्य जीव अभ्यारण्य और जैवमंडल निश्चय। और आपको पता ही है हमारे जैवमंडल निश्चय के अंदर जीवों की सुरक्षा के लिए बनाए गए हैं। अगला बिंदु, सक्रिय घाटियों, झीलों और आर्द्र भूमि के संरक्षण मूल्यवान संसाधनों को नष्ट होने से बचाने के लिए आवश्यक है। देखो सक्रिय घाटियों के अंदर, झीलों के अंदर और आर्द्र भूमि का अपन यदि संरक्षण करते हैं तो उसमें पाए जाने वाले जो मुख्य जो संसाधन है उनको हम नष्ट होने से बचा सकते हैं, उनको नष्ट होने से क्या कर सकते हैं, बचा सकते हैं। जैसे आर्द्र भूमि अभ्यारण्य हमारे जैसे केलाऊ देव भरतपुर के अंदर है, जहाँ बहुत बड़ा पक्षी अभ्यारण्य है और काले सिंह के हिरण भी वहां पर देखने को मिलते हैं। ठीक है बच्चों, और यदि आपसे पूछ ले संसाधन क्या है तो आपको याद रखना है बच्चों, जो पदार्थ हमारी आवश्यकता की क्या करे, पूर्ति करे, उसे हम क्या कहते हैं, संसाधन, चाहे वो हमारी प्रकृति से जुड़ा कोई भी तत्व क्यों ना हो। अगला बिंदु, प्रादेशिक और सामुदायिक स्तर पर जागरूकता कार्यक्रम जैसे सामाजिक वानिकी महोत्सव को प्रोत्साहित करना चाहिए और प्रादेशिक रूप से और सामाजिक समुदाय के रूप में लोगों को जागरूक करने के लिए अलग अलग प्रकार के अलग अलग प्रकार के कार्यक्रम चलाने चाहिए, जिनमें से महत्वपूर्ण कार्यक्रम है सामाजिक वानिकी महोत्सव, जिसमें पेड़ पौधे को लगाकर लोगों को क्या किया जाता है, जागरूक किया जाता है और इसके साथ में विभिन्न प्रकार के हरित पट्टी का क्या किया जाता है, निर्माण किया जाता है। अगला बिंदु देखते हैं, स्कूल के बच्चों को पक्षी देखने और प्राकृतिक कैंपों में जाने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए और स्कूल के जो छोटे छोटे बच्चों हैं उनको पक्षी अभ्यारण्य को देखने तथा विभिन्न प्रकार के जो प्राकृतिक कैंप हैं जो स्काउट के अंदर होते हैं, जो प्रकृति से सीधा संपर्क से जुड़े हुए होते हैं, उस प्रकार के कैंपों के अंदर जाने की क्या होनी चाहिए, माता पिता और विभिन्न लोगों की छूट मिलनी चाहिए, जिससे बच्चे उन प्राकृतिक वातावरण में जाकर उन प्राकृति के बारे में जान सके और उनके संरक्षण के प्रति अपने विचार प्रकट कर सके और अधिक से अधिक जागरूक हो सके। अगला बिंदु, भारत में शेरों, हिरणों, भारतीय सारंग और मोर को मारना अवैध घोषित किया गया। और भारत के अंदर देखते हैं तो शेर है, हिरण है, भारतीय सारंग है, मोर है, उन सबको मारना क्या घोषित किया गया, अवैध घोषित किया गया, क्योंकि शेर हमारा राष्ट्रीय पशु है और मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी है और उनको मारने से कानून रूप अपराध माना जाता है और उससे दंड और सजा दोनों का प्रावधान रखा गया और यदि ऐसा करता हुआ पाया जाता है तो उसे महत्वपूर्ण दंड भी दिया जाता है। अगला बिंदु, अंतरराष्ट्रीय परिपाटी, द कन्वेंशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीशीज ऑफ वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा,
की स्थापना की गई और इन जीवों के संरक्षण के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था के द्वारा एक संस्था का निर्माण किया गया जिसमें इन जीवों का क्या होता है, संरक्षण से संबंधित जानकारी दी जाती है और संरक्षण किया जाता है। उसका नाम क्या है संस्था का? द कन्वेंशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीशीज ऑफ वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा, शॉर्ट में यदि बोलते हैं CITEF की स्थापना की गई। अगला बिंदु को देखते हैं, इस संस्था में प्राणियों की और पक्षियों की सूची तैयार की जाती है और इस संस्था के अंदर जो लुप्त होने की कगार पर हैं, जो लुप्त हो चुके हैं, उन सभी जीवों की क्या तैयार की जाती है? सूची तैयार की जाती है, जिसे रेड सूची, येलो सूची, पिंक सूची, इस तरह अलग अलग भागों में बांटते हैं और उस पर व्यापार करने पर प्रतिबंध लगाए और जो जीव समाप्त होने की कगार पर हैं या लुप्त होने की कगार पर आ गए हैं तो उस पर व्यापार करना क्या कानूनी रूप से अवैध या प्रतिबंध लगाया गया है। यदि बच्चा उसने व्यापार किया है, ट्रेड या व्यापार किया, तो याद रखना है व्यापार किसी से व्यक्ति द्वारा आयात और निर्यात करना क्या कहलाता है? व्यापार कहलाता है। व्यक्ति द्वारा आयात और निर्यात करना क्या कहलाता है? व्यापार कहलाता है। चाहे वो कैसे भी मूलभूत वस्तु हो, उसे हम व्यापार के अंतर्गत लेते हैं। इस तरह बच्चों हमने 8th क्लास का जो महत्वपूर्ण टॉपिक था कौन सा? भूमि, मृदा, जल और प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीव संसाधन का टॉपिक वही हमने वीडियोस बनाए और उनमें हमने प्रत्येक टॉपिक का बिंदु वाइज उसका विश्लेषण किया है और हमें उसमें जो भी महत्वपूर्ण बिंदु थे उनको समझाया भी है और उसका विश्लेषण भी करवाया है। तो इस वीडियो के अंदर हमने महत्वपूर्ण आपके नोट्स भी दिए हैं, उनको आप पढ़िए और साथ में जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो ऑब्जेक्टिव है, उनको आप घर पर जाकर कीजिए, जिससे आप अपने आप का विश्लेषण कर सकते हैं कि आपको कितना ये टॉपिक समझ में आया है और कितना टॉपिक आपने पढ़ा है। थैंक यू, धन्यवाद।